हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से राजस्थान जीके की श्रृंखला लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। राजस्थान कला और संस्कृति की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया पूरा, राजस्थान की चित्रकला। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी मेजर टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसको। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कला और संस्कृति में ही शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के किले, राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे किले हैं राजस्थान में, आप जानते हैं। और दुर्गों का जो ये दुर्ग का जो टॉपिक है, इसमें से तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी सारे दुर्ग जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान हिस्ट्री में भी ये सारी बातें अपने काम आती हैं, उसके साथ भी इसका लिंक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। राजस्थान के दुर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में लगभग एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो राजस्थान के दुर्गों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो दुर्ग बनाए क्यों जाते थे। तो दुर्गों को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा करना। राजा महाराजा, हम जानते हैं प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का समय था जब, तो युद्ध आपस में चलते रहते थे। राजा महाराजाओं के बीच आपस में युद्ध चलते रहते थे। तो उस समय, युद्ध के समय, अपनी और अपने राज्य की एक सुरक्षा प्रदान करना अपने राज्य को, उसके लिए दुर्गों का निर्माण किया जाता था। बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण किया जाता था प्राचीन समय में। तो दुर्गों के बारे में कुछ सामान्य फैक्ट्स। एक और सूचना आपके लिए ये है कि इस टॉपिक के मैंने नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। तो इस टॉपिक से आगे लगभग हर टॉपिक में मैं आपको नोट्स भी दिया करूँगा। हम एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, जिसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे के सारे PDF नोट्स, हस्तलिखित नोट्स हैं, बढ़िया सुंदर। जो मैं पढ़ाता हूँ वही लिखा हुआ है। जो मैं पढ़ाऊँगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा आपको नोट्स में, ऑब्वियस बात है, नोट्स में आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। तो वो नोट्स आपको सारे के सारे वहाँ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट होने के बाद मैं डालूंगा उसमें। तो 2-3 लेक्चर, जितने भी लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर उसमें वो कंप्लीट नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। सबसे पहले दुर्ग का एक प्राचीनतम उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। ये एक सामान्य फैक्ट है कि दुर्ग के बारे में सबसे पहले, सबसे प्राचीनतम रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मनुस्मृति में। उसके बाद जो चाणक्य थे, चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। चाणक्य ने भी दुर्गों के बारे में बताया है। चाणक्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र थी, उसमें उन्होंने राज्य के बारे में काफ़ी बातें की है। तो उसमें इन्होंने दुर्ग के बारे में भी बताया है कि राज्य में दुर्ग इस प्रकार से होने चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आचार्य शुक्र थे, आचार्य शुक्र, इन्होंने राज्य का एक सप्तांग सिद्धांत दिया था कि राज्य के लिए ये 7 अंग होने अनिवार्य हैं। आप किसी संस्था को, किसी संरचना को राज्य यदि बोलते हैं तो उसमें 7 घटक होने चाहिए। उन 7 घटकों में से एक घटक इन्होंने दुर्ग को भी माना है। ये बात महत्वपूर्ण है। उन 7 घटकों में से एक घटक दुर्ग को भी माना है। और 7 घटकों का जिक्र कर दिया, सप्तांग सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं राज्य के लिए। तो उन 7 सिद्धांतों में दुर्ग को भी एक स्थान दिया है। इसके बाद ये स्थान दे करके इन्होंने दुर्गों का वर्गीकरण भी किया है कि दुर्ग कितने कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार से वर्गीकरण किया है। 9 प्रकार के दुर्ग इन्होंने बताए हैं अपने दुर्गों के वर्गीकरण में। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं। इस वर्गीकरण से भी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वर्गीकरण से भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो इनका वर्गीकरण अभी हम देखेंगे, उस वर्गीकरण से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आचार्य शुक्र ने जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला दुर्ग इन्होंने बताया है एरण। कोई क्रम नहीं है इनका, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन सा होता है? ऐसा दुर्ग जहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल हो, दुर्गम जिसे हम बोलते हैं, कि उस दुर्ग का जो मार्ग है उसके रास्ते में ऐसी ऐसी कंटीली झाड़ियाँ, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानी रास्ता, और मतलब काफ़ी दुर्गम जिसका रास्ता हो, जहाँ पर जाना आसान ना हो। कांटेदार झाड़ियाँ हों जिसके रास्ते में, कांटेदार झाड़ियों या फिर पत्थरों युक्त मार्ग हो, जहाँ पर अर्थात जहाँ जाना आसान ना हो, दुश्मन के लिए वहाँ तक पहुँचना आसान ना हो, ऐसा दुर्ग कहलाता है एरण दुर्ग। उसके बाद ये सारी की सारी बातें आपको नोट्स में भी मिलेंगी। आप नोट्स ज़रूर देखिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। सारा का सारा लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। और दुर्ग ऐसा टॉपिक है कि इसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक एक दुर्ग पर एक एक किताब लिखी हुई है। तो ऐसे पढ़ाने को कितना भी पढ़ा ले या कितना भी पढ़ ले, लेकिन हम फिर वही बात, वो कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन सही हो। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं जो जितना आपको पढ़ाऊँगा उसमें से आपको 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा।
सभी जो मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं और आएंगे भी। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो वो नोट्स में कवर हो जाएगा सारा का सारा, नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो एरण दुर्ग कांटेदार झाड़ियों से युक्त अर्थात पत्थर युक्त मार्ग, काफ़ी दुर्गम जहाँ पर जाना पहुँचना हो। पारिख दुर्ग, पारिख अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। ये देखिए, इसके बाद इसी के जैसा एक नाम है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, पारिध, पारिध दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट पत्थर या मिट्टी से बना किसी भी प्रकार का बना मजबूत परकोटा हो। इन दोनों नामों में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। तो पारिख अर्थात ख अर्थात लास्ट में ख आ रहा है तो ये खाई से संबंधित है, और ध पारिध, पारिध मतलब परिधि, परिधि अर्थात जो चारों ओर होता है। तो परकोटा अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट पत्थर या चट्टानों से बना हुआ मजबूत परकोटा हो, जैसा कि कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर है। तो ये 3 प्रकार देखे हमने। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा प्रकार वन दुर्ग। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर काफ़ी ज़्यादा वृक्ष हो, जंगल का क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, वन क्षेत्र में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग। इसी प्रकार नाम से ही समझ में आने वाला एक है जल दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर या जिसके आसपास बहुत ज़्यादा जल राशि हो, 2-3 नदियों का संगम होता हो, उनके किनारे कोई दुर्ग बना हुआ हो, तो वो जल दुर्ग होता है। जैसे राजस्थान में गागरोन, भैंसरोडगढ़, ये क्या है? जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, पढ़ेंगे हम। नाम से ही समझ में आता है, कोई विशेष ज़्यादा ऐसी बात नहीं है। वन दुर्ग, जल दुर्ग। इसके बाद एक है धानव या धानवन, जिसे हम बोलते हैं धानव दुर्ग। धानव दुर्ग क्या होता है? ऐसा दुर्ग जो रेतीले मरुस्थल के बीच में बना हुआ हो, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, भटनेर, बीकानेर वाला जूनागढ़, ये सारे के सारे अपने दुर्ग क्या हैं? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मैं एक एक दुर्ग जब आपको पढ़ाऊंगा सभी में बताऊंगा लगभग कि ये किस श्रेणी का है। तो धानवन दुर्ग जो मरुस्थल में हो, रेतीले मरुस्थल के बीच बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 2013 में किसी एग्जाम में आया था कि धानवन दुर्ग की विशेषता क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, नदियों के पास या मरुस्थल में, पहाड़ी पर, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आंसर क्या होगा? धानवन दुर्ग वो होता है जो मरुस्थल के बीच में हो, रेगिस्तान के बीच में हो। नेक्स्ट गिरी दुर्ग। गिरी अर्थात पहाड़ी, या इसको पार्वत भी बोलते हैं, पार्वत दुर्ग। पार्वत पर्वत से बना है, ए प्रत्यय लगा करके पार्वत। गिरी दुर्ग ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बना हो। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है, आपको पता है। तो उन पहाड़ियों पर अक्सर राजा महाराजा दुर्ग बनाना ज़्यादा अपने लिए लाभदायक समझते थे, क्योंकि दुश्मन के लिए पहुँचना, पहाड़ी पर पहुँचना मुश्किल होता है। तो पहाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा दुर्ग हमारे यहाँ बनाए गए हैं। गिरी दुर्ग सबसे ज़्यादा मिलते हैं। 2 प्रकार और बच गए, 7 हो गए। 9 प्रकार के दुर्ग बताए थे आचार्य शुक्र ने, गिरी दुर्ग पहाड़ी पर बनने वाला। इसके बाद 8 नंबर पर देखते हैं हम सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग भी नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि सेना से संबंधित कुछ होगा। और इसके बाद है सहाय दुर्ग। ये 2 प्रकार हो रहे हैं। सैन्य दुर्ग अर्थात जिसमें व्यू रचना बनाने में, सेना अर्थात सैन्य दुर्ग अर्थात सेना से संबंधित, तो सेना उसमें होनी चाहिए एक तो, और सेना भी कैसी? बहुत ही जैसे कुशल सेना हो, बहुत ज़्यादा शूरवीर पराक्रमी सेना हो, व्यू रचना बनाने में निपुण हो। इस तरीके से परिभाषित किया है आचार्य शुक्र ने इसको कि व्यू रचना बनाने में निपुण सेना हो, ऐसा दुर्ग कहलाता है सैन्य दुर्ग। और सर्वश्रेष्ठ इसी को माना है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, बेस्ट दुर्ग इन्होंने कहा है कि सभी श्रेणियों में सबसे बढ़िया दुर्ग कौन सा होता है, सबसे मजबूत दुर्ग कौन सा होता है? सैन्य दुर्ग को इन्होंने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट है सहाय दुर्ग। ये ऐसा दुर्ग है जिसमें किसी भी परिस्थिति में, सहाय अर्थात सहने से संबंधित है, कि ऐसा दुर्ग जिसमें ऐसे लोग रहते हों, ऐसे शूरवीर रहते हों जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकें, किसी भी परिस्थिति के अनुकूल हो सकें, किसी भी परिस्थिति के अनुकूल रहने वाले वीर रहते हों, बांधव लोग रहते हों। इस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है। नोट्स में आप देखना कि सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जिसमें किसी भी परिस्थिति में अनुकूल रहने वाले वीर बांधव लोग रहते हों, ये है सहाय दुर्ग। सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया सैन्य दुर्ग को। ये हमने आचार्य शुक्र का दुर्गों का वर्गीकरण देखा, 9 प्रकार के दुर्ग। अब राजस्थान पर इस टॉपिक को हम ले चलते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से इसमें हमें पढ़ना है, क्या देखना है। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में बात करने से पहले आपको पता है कि यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है भाई। यूनेस्को के बारे में जानते हो आप, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। यूनेस्को पूरे विश्व में कुछ कुछ स्थानों को उनके कैरेक्टर के अनुसार, जैसे यदि कोई जंगली क्षेत्र है, अभयारण्य वगैरह है, तो उनको अलग तरीके से वो नॉमिनेट करती है।
तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर होती है उसकी सांस्कृतिक सूची में, कल्चरल हेरिटेज जिसे हम बोलते हैं, सांस्कृतिक सूची की भी मूर्त सूची में, क्योंकि दुर्ग है तो ये एक मूर्त चीज़ है, मूर्त वस्तु है, अमूर्त नहीं है। जैसे राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, तो नृत्य तो अमूर्त है, तो नृत्य को सांस्कृतिक सूची की अमूर्त विरासत में लिया गया है। लेकिन राजस्थान के जिन 6 दुर्गों की मैं बात कर रहा हूँ, इनको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सांस्कृतिक सूची की मूर्त सूची में शामिल किया है। 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, इनको याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है, चीकू, गाजर और आम। वैसे मैं ज़्यादा ट्रिक्स पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कुछ टॉपिक जैसे आसान या अच्छी ट्रिक बन रही हो तो सारा ले लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा विश्वास होता है जो बार बार रिवीजन करने से होता है। आप बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करते रहिए, उससे अच्छा याद होगा। ट्रिक्स पर ज़्यादा विश्वास मत किया कीजिए, लेकिन कभी कभी अगर हो तो चलता है। चीकू, गाजर, आम कौन कौन से 6 दुर्ग है? ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, झालावाड़ जिले में जल दुर्ग, खींची राजपूतों का क्षेत्र, जे से जैसलमेर, भाटियों का दुर्ग। सारा हम दुर्ग पढ़ेंगे तो आप देखना, सारा डिटेल से पढ़ेंगे, बढ़िया। रणथंभौर, रे से रणथंभौर, हमीरदेव चौहान के कारण प्रसिद्ध, और आम से आमेर, आमेर दुर्ग। तो ये 6 दुर्ग यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत में शामिल किए हैं, इनको याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, 2010 में शामिल किए थे। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दुर्ग कौन कौन से हैं? 4 दुर्ग दे देगा आपको, एक जो है कोई अन्य दुर्ग डाल देगा और पूछ लेगा कि जैसे जालोर दुर्ग ऑप्शन में डाल देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा दुर्ग यूनेस्को ने, राजस्थान का कौन सा दुर्ग विश्व विरासत में शामिल नहीं किया है। तो जैसे कंफ्यूज मत हो जाना आप, जालोर को कहीं सही मान लो, गाजर याद आए और जैसे आप जालोर सही कर दो। जालोर सही नहीं करना, जैसे यहाँ पर कौन सा है, जैसलमेर है। ध्यान रखना इन बातों का, ट्रिक में ऐसी गलतियाँ हो जाती है अक्सर। तो ये हमने देखा राजस्थान के दुर्गों के बारे में कुछ सामान्य बातें। अब डायरेक्ट हम राजस्थान का पहला दुर्ग शुरुआत करते हैं, जो कि है चित्तौड़गढ़। राजस्थान के दुर्ग को पढ़ें और पहला दुर्ग यदि चित्तौड़गढ़ ना लें तो ये चित्तौड़गढ़ के गौरवशाली इतिहास के साथ अन्याय होगा। तो चित्तौड़गढ़ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में कुछ सामान्य फैक्ट्स। पहले चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ की स्थिति क्या है। चित्तौड़गढ़ देखिए, इसके बारे में, स्थिति के बारे में ये बातें हैं कि ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, सारा का सारा आपको नोट्स में देख लीजिए, मिलेगा सारा लिखा हुआ, कि ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, गंभीरी और बेड़च नाम की 2 नदियों का वहाँ पर संगम होता है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के समीप मेसा के पठार पर, मेसा का पठार राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम, बैथोलिथ का कटा छंटा रूप कहलाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप मेसा के पठार पर स्थित है। ये हुई चित्तौड़गढ़ की स्थिति के बारे में। चित्तौड़गढ़ की जो स्थिति है उसकी यदि हम सामरिक महत्व की बात करें, चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व क्या रहा है मध्यकाल में, तो चित्तौड़गढ़ जो है ये दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात के मार्ग पर स्थित है। मध्यकाल में चित्तौड़गढ़ से, दिल्ली से यदि मालवा आपको जाना हो या फिर दिल्ली से गुजरात क्षेत्र पर जाना हो तो चित्तौड़गढ़ रास्ते में आता था। इस कारण इसका बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व था, क्योंकि दिल्ली से सल्तनत काल में या फिर मुगल काल में गुजरात और मालवा की तरफ आक्रमण होते रहते थे। तो उन आक्रमणों के दौरान चित्तौड़गढ़ बीच में पड़ता था। तो चित्तौड़गढ़ की जिसके साथ अच्छे संबंध हो गए वो उन आक्रमणों में अच्छा लाभ पाएगा। तो चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व काफ़ी अच्छा था, दिल्ली से मालवा और गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण। ये देखिए हमने चित्तौड़गढ़ की स्थिति के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़गढ़ के निर्माण किसने करवाया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है भाई। चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, डायरेक्ट क्वेश्चन छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी कि निर्माण इसका किसने करवाया। तो मेवाड़ के इतिहास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य, दोनों नाम मिलते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास। समय का कोई प्रामाणिक डाटा नहीं है, लेकिन नाम यही मिलता है। इसी के नाम पर, चित्रांग के ही नाम पर
इसका नाम फिर चित्रकूट पड़ा और चित्रकूट से अपभ्रंश होकर के फिर क्या हो गया, चित्तौड़ हो गया। तो चित्तौड़गढ़ का निर्माण वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने करवाया। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद इसके कुछ उपनाम देखते हैं हम। उपनाम या अन्य नाम, इसके अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राजस्थान में मैंने आपको बताया कि इसका सबसे ज़्यादा गौरवशाली इतिहास है। यहाँ के वीर योद्धाओं ने अपने मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों की त्याग कर दी, तो ये इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव, कि राजस्थान को इस पर गर्व है, इसको राजस्थान का गौरव बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्थिति में बताया कि ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसका एक नाम ये हो जाता है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। कि यदि राजस्थान में किसी को दक्षिण पूर्व के क्षेत्र से प्रवेश लेना हो तो चित्तौड़गढ़ उसके बीच में आएगा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। नेक्स्ट इसका एक उपनाम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है, सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, सबसे अच्छा दुर्ग है, तो इस कारण इसको बोलते हैं किलों का सिरमौर या गढ़ों का सिरमौर। एक ही बात है, दुर्गों का सिरमौर कुछ भी कह लीजिए। किलों का सिरमौर अर्थात सबसे सर्वश्रेष्ठ किलों का सिरमौर, ये इसके कुछ उपनाम हुए। राजस्थान का गौरव, दक्षिणी पूर्वी द्वार, एक और इसका नाम मिलता है राजस्थान का ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये राजस्थान का लिविंग फोर्ट है, अर्थात जिसके अंदर जनसंख्या भी निवास करती हो, ऐसा लिविंग फोर्ट है। ये लिविंग फोर्ट है ये राजस्थान का, इसके अंदर खेती भी होती है। ठीक है, राजस्थान का लिविंग फोर्ट है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान का लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग कहलाता है। 4 ऑप्शन थे, चित्तौड़गढ़ राइट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान का लिविंग फोर्ट। ये इसके कुछ उपनाम देखे हमने, सारी बातें वही बता रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक बातें नहीं कर रहे हैं हम, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ के प्रवेश द्वारों के बारे में कि चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक है इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है पाड़नपोल। सबसे पहले हम राजस्थान के जो महत्वपूर्ण किले हैं, दुर्ग हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे अन्य किले हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, फिर उनको पढ़ेंगे। तो जो महत्वपूर्ण किले हैं ना, उसमें हम लगभग सभी बातें कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सभी बातों से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ में हमें इसके प्रवेश द्वार भी पढ़ने पड़ेंगे। सभी किलों में हम नहीं पढ़ेंगे प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ में पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जो पहला प्रवेश द्वार है जिसे मुख्य द्वार बोलते हैं, वो है पाड़नपोल। पाड़नपोल पर की क्या विशेषता है कि यहाँ पर इसके पास में रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे प्रतापगढ़ के ठाकुर रावत बाग सिंह, इनका स्मारक पाड़नपोल के पास बना हुआ है। ठीक है, साके पढ़ेंगे हम अभी चित्तौड़गढ़ के, तो बताऊंगा। इसके बाद दूसरा दरवाजा है भैरव पोल, तीसरा दरवाजा है हनुमान पोल। इन दोनों दरवाजों के बीच में, भैरव पोल और हनुमान पोल जो है, इन दोनों के बीच में 2 वीर योद्धा जो कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी मूर्तियां हैं, उनकी छत्रियां हैं, सॉरी, जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जयमल और कल्लाजी की छत्रियां भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में है। इनकी 6 खंभों की छतरी है, कल्लाजी की 4 खंभों की छतरी है। खंभे मत याद रखना, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल और कल्लाजी की छतरियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 नंबर, चौथा इसका प्रवेश द्वार गणेश पोल। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गणेश, सूरज, इस नाम से लगभग सभी दुर्गों में आपको प्रवेश द्वार मिलेंगे। तो जो अलग हो जिनका नाम वो याद रखना है, या जिनकी कोई विशेषता हो, जैसे पाड़नपोल के पास रावत बाग सिंह का स्मारक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी गणेश पोल, सूरज पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, नाम तो सभी में सेम मिलते हैं लगभग। गणेश पोल चौथा दरवाज़ा। इसके बाद जैसे जोड़ला पोल, नेक्स्ट जैसे लक्ष्मण पोल, और अंतिम दरवाज़ा राम पोल। अंतिम दरवाजे राम पोल की भी एक विशेषता है कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में 2 वीर जयमल और कल्लाजी तीसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए। इनके साथ में एक और थे फत्ता सिसोदिया। तो उन फत्ता सिसोदिया की जो छतरी है वो रामपोल के पीछे बनी हुई है। जो 7वां दरवाज़ा है रामपोल, उसके पीछे फत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। तो ये चित्तौड़गढ़ के हमने प्रवेश द्वार देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
चित्तौड़गढ़ के साकों के बारे में कि यहाँ पर साके कौन कौन से हुए, साकों के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं भाई। सबसे पहले ये देखिए कि साका क्या होता है। साके में 2 बातें आपको याद रखनी होती है। जैसे सबसे पहले तो एक तो होता है केसरिया, दूसरा होता है जौहर। हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ये सारी बातें अपन, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप दुर्गों की बात कर रहे हैं तो साके में 2 बातें होती हैं, केसरिया और जौहर। केसरिया अर्थात जब राजपूत योद्धा युद्ध लड़ने जाते थे, रणभूमि में जाते थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के उद्देश्य से शत्रु के खिलाफ युद्ध लड़ने जाते थे जब राजपूत योद्धा, तो जब उनको युद्ध में हार की स्थिति नजर आती थी, चारों ओर से घिर जाते थे और उनको लगता था कि अब हम हार जाएंगे, तो वो क्या करते, भागने की बजाय लड़ते लड़ते अपनी मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त हो जाते। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते। राजपूत योद्धा सर पर केसरिया साफा बांध के लड़ते थे, इस कारण से इसे बोलते थे केसरिया होना, कि इस दुर्ग में केसरिया हो गया। ठीक है। अब जब राजपूत योद्धा ने केसरिया कर लिया तो उनकी पत्नियां, उनकी रानियां क्या करेंगी, वो दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए, अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए दुश्मनों से वो स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे देती। वो क्या करती, जौहर कर लेती। स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे देना राजपूत महिलाओं के द्वारा क्या कहलाता, जौहर करना। अग्निकुंड बना करके अग्नि में समाहित हो जाती स्वयं अपने आप, उसे बोलते जौहर करना। तो ये 2 बातें होती थी साका में, केसरिया और जौहर। याद रखना, चित्तौड़गढ़ में ऐसा 3 बार हुआ, अर्थात चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए, 3 बार चित्तौड़गढ़ में साके हुए। ऐसा गौरवशाली इसका इतिहास है। यहाँ के वीर योद्धा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए और उनकी रानियों, उनकी पत्नियों ने अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए प्राणों की त्याग कर दी अपने। तो साका, पहला साका देखते हैं इसका, जो हुआ 1303 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे, इस समय चित्तौड़गढ़ के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह। आक्रमण किसने किया था, आक्रमणकारी कौन था, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसने राजस्थान में साकों की बाढ़ लगा दी। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, ये तो आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत। तो शासक थे रावल रतन सिंह, आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया किसने किया, केसरिया राजपूत सेना में, जैसे एक तो रावल रतन सिंह यहाँ के शासक थे तो इन्होंने केसरिया किया। इसके अलावा 2 मुख्य नाम और मिलते हैं, गोरा और बादल। बड़े ही पराक्रमी, बहुत ही शूरवीर थे दोनों, चाचा भतीजा थे गोरा और बादल। पद्मिनी के साथ आए थे गोरा और बादल, चाचा भतीजा थे। तीनों ने यहाँ पर केसरिया किया, बहुत ही वीरतापूर्वक लड़े। पूरी स्टोरी हम इतिहास पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो इन्होंने केसरिया किया। और जौहर किसने किया, जौहर किया फिर रानी पद्मिनी ने। तो ये देखा हमने चित्तौड़गढ़ का पहला साका। ठीक है, ये बस साके के बारे में आपको फैक्ट याद रखने हैं। बाकी किस कारण से आक्रमण हुआ, किस तरीके से क्या क्या घटनाक्रम हुए, वो जब हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। दूसरा साका देखते हैं। दूसरा साका सन 1534 ईस्वी में हुआ। 1534 ईस्वी में इस समय यहाँ के शासक कौन थे, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य यहाँ के शासक बने। तो महाराणा विक्रमादित्य, ये अल्पायु में ही थे इस समय जब ये आक्रमण हुआ। महाराणा विक्रमादित्य, ज़्यादा इनकी उम्र नहीं थी। महाराणा सांगा की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती इनकी संरक्षिका थी। तो उन्होंने इस आक्रमण के समय इनको तो अपने ननिहाल भेज दिया। और आक्रमण किसका था, महाराणा विक्रमादित्य को तो सुरक्षित दूसरी जगह भेज दिया। और दुर्ग की जिम्मेदारी, जिनकी अभी हमने बात की, जिनकी पाड़न पोल पर स्मारक है, रावत बाग सिंह, प्रतापगढ़ के ठाकुर रावत बाग सिंह को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी। तो रावत बाग सिंह यहाँ पर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने केसरिया किया। इनकी संरक्षिका हाड़ी रानी कर्मावती, महाराणा सांगा की पत्नी ने जौहर किया। तो ये हुआ चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। आक्रमण किसने किया था इसमें, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने। गुजरात के थे सुल्तान बहादुर शाह। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण था। 2 बार इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किस तरीके से आक्रमण हुए, क्या क्या घटनाक्रम हुए, इतिहास में पढ़ेंगे हम। आक्रमणकारी ये थे। केसरिया किसने किया, मैंने आपको बताया, दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी गई रावत बाग सिंह को, प्रतापगढ़ के ठाकुर थे। रावत बाग सिंह को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और जौहर किया रानी कर्मावती ने। हुमायूं को राखी भी भेजी थी सहायता के लिए, लेकिन वो समय पर सहायता नहीं कर सके, तो ये युद्ध हार गए। कर्मावती को जौहर करना पड़ा। ये हुआ चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। नेक्स्ट तीसरा साका देखते हैं।
तीसरा साका 1568, सन 1568। शासक यहाँ पर थे इस समय महाराणा विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। विक्रमादित्य दूसरे साके में थे शासक। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह शासक थे। आक्रमण किया था अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो आक्रमणकारी थे मुगल बादशाह अकबर। आक्रमणकारी हो गए अकबर। उदय सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ कि इस आक्रमण के समय उदय सिंह ने तो सुरक्षित गोगुंदा के पहाड़ों में शरण ले ली थी, लेकिन दुर्ग की जिम्मेदारी फिर किसे सौंपी गई? दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी गई जयमल मेड़तिया, जिनका अभी हमने जिक्र किया था। जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया के ही रिश्तेदार थे कल्लाजी राठौड़। इन तीनों ने दुर्ग की जिम्मेदारी संभाली। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत ही वीरतापूर्वक लड़े और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए गए। केसरिया किया तीनों ने, जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़। क्या क्या घटनाक्रम हुए, किस तरीके से आक्रमण हुआ, ये इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने केसरिया किया और जौहर किसने किया? फत्ता सिसोदिया की जो रानी थी, जो पत्नी थी फूल कंवर, इन्होंने जौहर किया। तो ये हुआ चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। 3 बार साके हुए। पहले और तीसरे साके में, दूसरे में नहीं, पहले और तीसरे साके में कत्लेआम का भी आदेश जारी हुआ था। पहले साके में अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में जो दुर्ग के अंदर जो भी बचे उनको कत्ल करने का आदेश दे दिया। दुर्ग जीतने के पश्चात चित्तौड़ का नाम बदल करके अलाउद्दीन ने खिजराबाद कर दिया अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। इतिहास में पढ़ेंगे हम। तीसरे साके में भी अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया था और ये बात अकबर को मरते दम तक चुभती रही। उनके संपूर्ण जीवन पर एक कलंक बन करके रह गई। उनका जीवन, अकबर का नाम काफ़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, सभी उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन ये एक घटना अकबर के जीवन का कलंक बन करके रह गई कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय उन्होंने कत्लेआम का आदेश दे दिया था। क्योंकि बाद में जो निर्दोष जनता बचती है दुर्ग के अंदर, उनको मारने का क्या उद्देश्य है? आपका दुर्ग आप जीत गए, युद्ध आप जीत गए, तो जनता का कत्लेआम करना ठीक बात नहीं है थोड़ी। इस कारण अकबर को भी ये बात खटकती रही बाद में। तो ये हमने चित्तौड़गढ़ के साके देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो स्थापत्य स्मारक बने हुए हैं, जो यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जलाशय हैं उनको देखते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। आज तक तो नहीं आया जलाशय में से, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे हैं, इस कारण इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर खेती भी होती है, इस कारण इम्पोर्टेंट है। जनता भी अंदर रहती है, जनसंख्या निवास करती है, इस कारण इम्पोर्टेंट है। तो जलाशय यहाँ पर है, एक तो रत्नेश्वर तालाब, गोमुख तालाब, कुंभ सागर तालाब। चित्तौड़गढ़ पर समय के अनुसार अलग अलग शासकों का अधिकार रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने करवाए थे। रत्नेश्वर तालाब, गोमुख तालाब, कुंभ सागर तालाब, इसके अलावा भीमलत कुंड, हाथी सागर तालाब और एक झाली बावड़ी है, ये झाली बावड़ी। ये कुछ जलाशय, पानी के स्रोत, जल के स्रोत चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अन्य जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी बात करते हैं। जैसे अन्य निर्माण कार्य में कुछ मंदिर या कुछ महल किस प्रकार के मिलते हैं यहाँ, उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है भाई विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पर तो पूरा एक अकेले विजय स्तंभ पर एक लेक्चर बनता है, ऐसी इसकी विशेषता है। महाराणा कुंभा ने बनवाया था। स्तंभ और स्मारक पढ़ेंगे हम कला संस्कृति में, अलग टॉपिक है, उस समय इसका जिक्र करेंगे। एक यहाँ पर इमारत है ये विजय स्तंभ, 9 मंजिला विजय स्तंभ। इसके बाद एक जैन कीर्ति स्तंभ और है, इसे कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। और इसके अलावा एक और है जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है, जीजा बघेरवाल ने बनवाया था जैन कीर्ति स्तंभ। ये भी स्तंभों और स्मारकों में बात करेंगे। विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल, इसके अलावा गोरा बादल की हवेलियाँ या गोरा बादल के महल, भामाशाह की हवेली, मेवाड़ में पढ़ते हैं हम भामाशाह, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के लिए दान कर दी। भामाशाह की हवेली, काफ़ी सारी हैं, आप याद रख लेना। उसके बाद कुछ मंदिरों की बात करते हैं। जैसे एक काफ़ी फेमस मंदिर है जिस पर क्वेश्चन भी आ जाता है,
त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये परमार शासक भोज ने बनाया था, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, भोज मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर है ये, परमार शासक भोज ने बनाया, इस कारण इसको भोज मंदिर बोलते हैं। लेकिन बाद में मोकल ने, महाराणा मोकल जो थे, मोकल ने इसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, इसको फिर से बनवाया, तो इस कारण से इसको मोकल जी का मंदिर भी बोलते हैं। मोकल ने पुनर्निर्माण करवा दिया तो मोकल जी का मंदिर बोलते हैं। या फिर एक नाम और है, समिधेश्वर मंदिर। इसके अलावा मुख्य है मीरा मंदिर, या जिसे कृष्ण मंदिर बोलते हैं, कृष्ण जी का मंदिर है मीरा मंदिर। और भी मंदिर हैं, जैसे तुलजा भवानी का मंदिर, लिख लीजिए आप, तुलजा भवानी मंदिर, कालिका माता का मंदिर, श्रृंगार चंवरी जैन मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर, ये कुछ जैन मंदिर हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर कुछ मंदिर हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जो महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने, उनका जो महल था महाराणा फतेह सिंह का यहाँ पर जो महल था, फतेह महल, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको वर्तमान में म्यूज़ियम बना दिया गया है, संग्रहालय बना दिया गया है इसको वर्तमान में। तो ये महाराणा फतेह सिंह के समय का महल, जिसे वर्तमान में म्यूज़ियम बना दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो उत्तर दिशा की तरफ एक खिड़की खुलती है, उत्तर दिशा की तरफ जो खिड़की खुलती है, उत्तरी खिड़की, इसे बोलते हैं लाखोटा की बारी। उत्तर दिशा की तरफ की जो खिड़की है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, उसे बोला जाता है लाखोटा की बारी। एक इम्पोर्टेंट स्थापत्य स्मारक और याद रखिए आप, नवलखा भंडार, बनवीर ने बनवाया था ये नवलखा भंडार। तो ये हमने देखे चित्तौड़गढ़ में कुछ निर्माण कार्य। तो ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं मेवाड़ का ही एक और दुर्ग, कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफ़ी बड़ा दुर्ग है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुर्ग है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। इसका निर्माण किसने करवाया, यहाँ से लगा करके इसके साकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर किस किस प्रकार के निर्माण कार्य हुए हैं उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। सारी बातें हमने वही की जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आती हैं, वही बातें हमने की। अब मेवाड़ का ही एक और दुर्ग हम लेते हैं, कुंभलगढ़। तो चित्तौड़गढ़ के बाद संपूर्ण राजस्थान में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है वो कुंभलगढ़ ही है। कुंभलगढ़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थिति ये कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग, तो ये मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर आवल बावल की संधि के तहत कुंभा और जोधा के बीच मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। तो उस सीमा के समीप मेवाड़ के क्षेत्र में कुंभलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर वर्तमान राजसमंद जिले में सादड़ी गांव के पास, वर्तमान राजसमंद जिले में सादड़ी गांव के पास स्थित है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा के नज़दीक कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया, तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने राजस्थान के बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया है। तो निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, लेकिन यहाँ पर एक प्राचीन दुर्ग था, पहले से ही एक दुर्ग स्थित था यहाँ पर, उसके अवशेषों पर कुंभा ने फिर नया दुर्ग बनवाया, ये कुंभलगढ़। ठीक है, यहाँ पर, और उस प्राचीन दुर्ग के बारे में बोलते हैं कि वो मौर्य शासक संप्रति का दुर्ग था। मौर्य शासक थे यहाँ पर एक, जिनका नाम था संप्रति। इन्होंने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। इस मच्छेंद्रगढ़ के जो अवशेष थे इस समय, कुंभा के समय, इस मच्छेंद्रगढ़ के अवशेषों पर कुंभा ने नया दुर्ग बनवाया जिसका नाम क्या हुआ, कुंभलगढ़। ठीक है, इसके अवशेषों पर नया दुर्ग बनवाया कुंभा ने, कुंभलगढ़ जिसका नाम हुआ। दुर्ग बनवाया कब, तो सन 1448 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी और 10 साल लगे बनने में। 1458 ईस्वी में बन करके पूरा तैयार हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग किस वास्तुकार ने बनवाया, इसका शिल्पी कौन था जिसने इसका डिजाइन तैयार किया, उसका नाम था मंडन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है, लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजराती शिल्पी था, वास्तुकार था, आर्किटेक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमने देखा कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थिति, इसका निर्माण। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके उपनाम, कुछ अन्य नाम इसके जो मिलते हैं हमें।
उपनाम। कुंभलगढ़ ने महाराणा कुंभा ने बनवाया तो इस कारण इसको बोलते हैं कुंभलमेर या कुंभल मेरू, ये इसके अन्य नाम हैं। दूसरा, मेवाड़ के राज परिवार पर जब कोई भी संकट आता, किसी भी दुश्मन का आक्रमण होता, तो संकट के समय चित्तौड़गढ़ से मेवाड़ का राज परिवार कुंभलगढ़ में आ जाता, तो कुंभलगढ़ को बोला जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आएगा लगभग इस पर कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है, तो कुंभलगढ़ को। चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, कुंभलगढ़ को जाना जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में। महाराणा प्रताप ने भी हल्दीघाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ में ही शरण ली थी, उसके बाद काफ़ी समय तक यहीं पर उन्होंने निवास किया था। और ये दुर्ग बहुत विशेष है अपने आप में। एक और इसका उपनाम, जैसे बस दो ही ना उपनाम है, मच्छेंद्रगढ़ तो इसको जो पुराना दुर्ग था उसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, तो ये दो इसके उपनाम हुए। ये दुर्ग अपनी एक विशेषता लिए हुए है कि इस दुर्ग के चारों ओर बहुत ही विशाल परकोटा है, बहुत ही मजबूत, बहुत ही विशाल परकोटा है इस दुर्ग के चारों ओर, जिस परकोटे की लंबाई है 36 किलोमीटर। तो चीन की जो महान दीवार हम देखते हैं, उसके बाद विश्व की ये सबसे लंबी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार बोलते हैं, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ये, ठीक है। तो इसका जो परकोटा है, उस परकोटे की लंबाई है 36 किलोमीटर। बहुत बड़ा परकोटा है, बहुत बड़ी लंबाई है, 36 किलोमीटर। तो परकोटे की जो दीवार है वो इतनी चौड़ी भी है कि उस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। चौड़ाई भी इतनी ज़्यादा है उसकी, 36 किलोमीटर तो लंबाई है, ठीक है। पहाड़ियों के बीच में ही है सारा दुर्ग, अरावली की श्रेणियों के बीच। अब ये दुर्ग लगभग अविजित ही रहा है संपूर्ण राजस्थान के इतिहास में। ये दुर्ग दुर्भेद्य जिसे हम बोलते हैं, अर्थात जिसको भेदना बहुत ही कठिन हो, या फिर अविजित, इसको किसी भी दुश्मन ने जीता नहीं था, अविजित ही रहा है। बस एक बार थोड़े से समय के लिए मुगल सेनानायक शहबाज खान ने इस पर अधिकार कर लिया था, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए शहबाज खान ने 1587 में, जब हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने लगातार और ज़्यादा आक्रमण किए महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, तो उस उन्हीं आक्रमणों की कड़ी में जब शहबाज खान को भेजा गया था 1587 में, तो उस समय थोड़े से टाइम के लिए, एक बार के लिए शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। लेकिन बिल्कुल थोड़े से ही समय बाद महाराणा प्रताप ने फिर से कुंभलगढ़ को अधिकार कर लिया। तो ये बस, तो कुल मिलाकर इसे हम वैसे मोटे तौर पर अविजित दुर्ग ही बोलते हैं कि इसको कभी कोई दुश्मन जीत नहीं सका, दुर्भेद्य दुर्ग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। शहबाज खान का क्वेश्चन आया हुआ है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला मुगल सेनानायक कौन सा था, तो ये था शहबाज खान, ठीक है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने एक और छोटा दुर्ग बनाया था, दुर्ग के अंदर दुर्ग बनाया था एक, जिसे हम बोलते हैं लघु दुर्ग। महाराणा कुंभा ने दुर्ग के अंदर ही एक दुर्ग बनाया, छोटा दुर्ग बनाया, लघु दुर्ग बनाया, जिसे बोलते हैं कटारगढ़। पूरे कुंभलगढ़ के अंदर ये कटारगढ़ बनाया। तो इस कटारगढ़ की ऐसी विशेषता है कि ये इतनी ऊंचाई पर जाकर बना है। पूरे कुंभलगढ़ में जो सबसे ऊंचा स्थान था, 36 किलोमीटर परकोटा बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, तो पूरे कुंभलगढ़ में जो सबसे ऊंचा स्थान था, उस स्थान पर कटारगढ़ बनवाया कुंभा ने, खुद का निवास स्थान बनाया। कटारगढ़ कुंभा ने अपने निवास स्थल के रूप में बनाया, बहुत अधिक ऊंचाई पर बनाया। ऊंचाई पर इसलिए बनवाया ताकि वहाँ से सभी पर नज़र रखी जा सके चारों ओर, ठीक है। कहते हैं कि ये कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा ने ये मारवाड़ पर नज़र रखने के लिए बनाया था। इस कारण से कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख बोलते हैं, कि यहाँ से कुंभा मारवाड़ को देखते थे कि वहाँ से कोई दुश्मन आ रहा है या किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है, तो मारवाड़ पर नज़र रखने के लिए कुंभा ने ये बनवाया था। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में बहुत अधिक ऊंचाई पर है। और इसकी ऊंचाई के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत, एक प्रसिद्ध कथन भी मिलता है हमें अबुल फजल का। अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई को देखकर कहा कि ये इतनी बुलंदी पर स्थित है, कटारगढ़ इतनी बुलंदी पर स्थित है, यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखे तो उसके सर की पगड़ी पीछे गिर जाएगी। ऐसा कथन उन्होंने कहा अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में, कि इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर यदि पूरा इसको देखें तो व्यक्ति के सर की पगड़ी पीछे गिर जाती है। ऐसी विशेषता है इस कटारगढ़ की। कटारगढ़ में जो बादल महल है एक, कटारगढ़ का भी जो सबसे ऊपर वाला महल है बादल महल। बादल महल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे बादलों में स्थित है, सबसे ऊंचा होने के कारण इसको बादल महल बोलते हैं। पहले तो नीचे पहाड़ी, उस पर फिर दुर्ग, उस दुर्ग का भी सबसे ऊंचा जो स्थान उसमें कटारगढ़ और कटारगढ़ का भी जो सबसे ऊंचा वाला महल बादल महल। तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये तो बस बादलों में ही समा गया है, बादलों से बातें कर रहा है, इतना ऊंचा महल लगता है।
तो लगभग सभी दुर्गों में होते थे ये बादल महल। सबसे ऊंचा जो महल हो किसी दुर्ग में उसको बादल महल बोलते थे। कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, आपने पढ़ा है। तो कटारगढ़ दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़ में कटारगढ़, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभलगढ़ जो दुर्ग मैंने आपको बताया कि अरावली की श्रेणियों में स्थित है, 36 किलोमीटर पर कोटा है, सारा क्षेत्र हरा भरा रहता है। राजसमंद जिले में बहुत ही गजब की लोकेशन है इसकी, नेट पर देखना आप या साक्षात घूमने जाओ तो और ही अच्छी बात है। तो कुंभलगढ़ के बारे में एक बात यह है कि जो इसके आसपास की 7 पर्वत चोटियों के नाम मिलते हैं। कुंभलगढ़ में जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है, प्रशस्ति के बारे में आप लोग जानते हैं, पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास की बारे में जानकारी। तो कुंभलगढ़ में जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें हमें इसके आसपास की 7 पर्वत चोटियों के नाम मिलते हैं। वो नाम क्या है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन पक्का आएगा, लगभग अभी तक नहीं आया लेकिन भविष्य में ज़रूर इस पर क्वेश्चन बनेगा। उन 7 चोटियों के नाम मिलते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इनके नाम हैं श्वेत, नील, हिमवत, निषाद, हिमाक, गंधमादन। श्वेत, नील, हिमवत, निषाद, हिमाक, गंधमादन 6 चोटियाँ हैं। ये 6 चोटियों के नाम मिलते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। दुर्ग के चारों ओर की 6 चोटियों के नाम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ के कुछ निर्माण कार्यों के बारे में। कि यहाँ पर किस किस प्रकार का निर्माण कार्य हुआ है, ठीक है। निर्माण कार्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक तो कुंभ स्वामी मंदिर है, महाराणा कुंभा का बनवाया हुआ, चित्तौड़गढ़ में भी है। कुंभ स्वामी मंदिर, इसके बाद झाली रानी का महल या जिसे बोलते हैं झाली रानी का मालिया। इसके अलावा मामादेव कुंड, इस मामादेव कुंड के पास ही कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी, मामादेव कुंड है ये। इसके अलावा जो उड़ना राजकुमार थे पृथ्वीराज सिसोदिया, सांगा के भाई उड़ना राजकुमार, तो इन उड़ना राजकुमार की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उड़ना राजकुमार वाली, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। तो ये कुछ निर्माण कार्य कुंभलगढ़ दुर्ग में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ अपना कुंभलगढ़ दुर्ग कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ 2 दुर्ग हमने किए, काफ़ी इम्पोर्टेंट दुर्ग है, दोनों मेवाड़ के दुर्ग हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में राजस्थान के कुछ और दुर्गों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।